क्रैश कोर्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इट इज़ पार्ट थर्ड। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना। नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन मल्टीनोमियल थ्योरम। इट इज मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल मीन्स बाइनोमियल का मतलब होता है कि हमारे पास दो टर्म्स a प्लस बी की कोई भी पावर को हम इवेल्युएट करनी। मल्टीनोमियल अगर हमारे पास दो से ज़्यादा टर्म्स हो जाती हैं देन वी से फॉर मल्टीनोमियल थ्योरम। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है दैट इज दिस वन, a प्लस बी की पावर n। मुझे मालूम है कि जो टोटल टर्म्स होती हैं दे आर n प्लस वन। जो हमारे पास टोटल टर्म्स होती हैं दे आर n प्लस वन। लेकिन जनरली बच्चों को पता ही नहीं, अगर ये a प्लस बी प्लस सी हो जाए तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होती हैं बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चे केवल और केवल बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ के रह जाती हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम तीन टर्म्स हो जाएं, चार टर्म्स हो जाएं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरे पास ये टर्म है किसी भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं दैट इज n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। n इज दिस वन, ये जो पावर है। r जो इसमें टर्म्स हैं, अगर ये r टर्म्स हैं तो इस एक्सपेंशन में अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं दे आर n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। वैलिडिटी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, चाहे बाइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो। एक और चीज, इस एक्सपेंशन में मुझे मान लो ये तीन है, a प्लस बी प्लस सी की पावर, मैं मान लेता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी की पावर n है। इसमें टोटल नंबर ऑफ r की जगह पे तीन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो इट इज 3n प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन, दैट मीन्स n प्लस टू सी टू। यह आ जाएगा n प्लस टू सी टू का मतलब हो गया n प्लस टू इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। इट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम इस वाले एक्सपेंशन की बात करते हैं, जैसे कि फॉलोइंग एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी की पावर तीन, उसने बोला कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स आती हैं। तो टोटल टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स आती हैं तो दैट इज थ्री प्लस थ्री, इसकी पावर को 10 ले लेते हैं चलो। तो इट इज 10 प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन, तो इट इज 12 सी टू। और 12 सी टू की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज 66। तो अगर मैं इसमें इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देयर वुड बी टोटल 66 टर्म्स इसमें इस एक्सपेंशन में आएंगी। एक और चीज जो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी की पावर n। कोई भी मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो या कोई भी एक्सपेंशन, जरूरी नहीं है बाइनोमियल के लिए भी, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें a b c की अलग अलग पावर्स आती हैं। मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी की पावर 10 की बात कर रहा हूँ तो कोई टर्म्स आई उसमें a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 1 या इस टाइप से। टोटल टर्म्स कितनी है 66 है। टोटल टर्म 66 है। अब मैं ये बात करता हूँ कि इसमें अगर इस एक्सपेंशन में जो 66 टर्म्स आ रही हैं उसमें अलग अलग टर्म्स में a b और c की पावर्स अलग अलग होंगी। लेकिन कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हो या मल्टीनोमियल एक्सपेंशन हो उसमें एक चीज बिल्कुल ध्यान रखने की है कि कोई भी टर्म a b c की पावर्स अलग अलग होंगी, लेकिन किसी भी टर्म्स में इन पावर्स का जो एडिशन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस वन, हमेशा। तो अगर मैं इस एक्सपेंशन की बात करता हूँ तो इस एक्सपेंशन में नो टर्म कंटेनिंग, अगर मैं पूछता हूँ a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 2, ऐसी कोई टर्म नहीं एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज इस एक्सपेंशन में जो टोटल 66 टर्म्स आती हैं इन ईच एंड एवरी टर्म, हर एक टर्म में a b c की पावर्स का एडिशन हमेशा 10 के बराबर होगा। तो अगर किसी भी एक्सपेंशन की हम बात करते हैं तो हम ये देखकर बता सकते हैं कि उस एक्सपेंशन में इस टाइप की कोई टर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये हम उसको देखकर बता सकते हैं। दूसरी चीज, मान लो हम a प्लस बी प्लस सी की पावर 10 ही ले लेते हैं तो इसमें बात की
कि क्या इसमें ऐसी कोई टर्म आएगी, टर्म एग्जिस्टिंग फॉर ए क्यूब बी क्यूब सी की पावर 4, क्या ऐसी कोई टर्म आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि इनकी पावर्स का एडिशन 10 के बराबर, तो ऐसी टर्म तो एग्जिस्ट करेगी। अगर ऐसी टर्म एग्जिस्ट करेगी तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? हमारे पास तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट क्या होगा। अब कोफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं, किसी भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या वो टर्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। टर्म तो एग्जिस्ट कर रही है मेरे पास, अगर टर्म एग्जिस्ट कर रही है तो कोफिशिएंट क्या होगा? इसका कोफिशिएंट सिंपली इट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, जो इनकी पावर्स हैं। इट इज द कोफिशिएंट। आसान सा तरीका है। तो हम किसी बाइनोमियल में या मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में किसी भी टर्म का कोफिशिएंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसने क्वेश्चन दिया कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, मैंने कोफिशिएंट ले लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 इंटू डब्ल्यू इन एक्सपेंशन ऑफ, मैंने एक्सपेंशन ले लिया यहाँ पे x माइनस वाई माइनस जेड प्लस डब्ल्यू की पावर 10। अब बच्चों को ये कैलकुलेट करना नहीं आता है, मल्टीनोमियल के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इस एक्सपेंशन में इस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, मान लो ये क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, केवल समझने वाली बात है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या इस एक्सपेंशन में ये टर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, सबसे पहला काम। तो मैंने देखा कि इनकी पावर्स का एडिशन 2 3 4 1, पावर्स का एडिशन 10 के बराबर है, तो टर्म तो एग्जिस्ट करेगी। टर्म एग्जिस्ट करेगी तो कोफिशिएंट कितना होगा? इसका जो कोफिशिएंट होगा हम डायरेक्टली बता सकते हैं, जो इस टर्म का कोफिशिएंट होगा दैट वुड बी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, लेकिन फैक्टोरियल 3 नहीं, जितनी बार x आएगा x का कोफिशिएंट है 1 है, 1 भी उतनी बार आएगा। जितनी बार y आया, y 3 बार आया, लेकिन y जितनी बार भी आएगा साथ में -1 और आएगा, तो साथ में एक -1 की पावर 3 भी होगा। z की पावर 4 नीचे फैक्टोरियल 4, लेकिन जितनी बार z आएगा उतनी बार -1 भी आएगा, तो -1 की पावर 4 भी लगेगा। और w की पावर 1 इट इज फैक्टोरियल 1, लेकिन साथ में +1 ही है, तो इतना। एंड सिंप्लीफाई दिस वन, ये इसका कंप्लीट कोफिशिएंट है। तो किसी भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में अगर मुझे किसी टर्म का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना होता है, बिल्कुल आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इजीएस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ऐसी टर्म इस एक्सपेंशन में एग्जिस्ट करती है या नहीं। टर्म तो एग्जिस्ट कर रही है, पावर्स का एडिशन देख के पता चल जाएगा। और अगर टर्म एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कोफिशिएंट सिंपल, बस हमें ये ध्यान रखना है इनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी पावर्स भी साथ में आती हैं, क्योंकि y 3 बार आ रहा है, लेकिन y अकेला नहीं आएगा, जितनी बार भी y आएगा साथ में -1 भी आएगा, जितनी बार z आएगा उतनी बार -1 भी आएगा साथ में, तो इनकी पावर्स को लेना हमें याद रखना है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मान लीजिए he says find coefficient of 1 plus x plus y की पावर 10, इसमें मुझे चाहिए को इन दिस वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मान लेते हैं मुझे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए इस एक्सपेंशन में। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इन दिस एक्सपेंशन। सबसे पहले मैंने देखा कि क्या ये टर्म इस एक्सपेंशन में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो बच्चे यहाँ पे देखने में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्यों? मैंने देखा कि इनकी पावर्स का एडिशन तो 5 ही है, जबकि इस एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स आती हैं उनकी पावर्स का एडिशन हमेशा कितना होना चाहिए? 10 के बराबर। यहाँ पे 5 है, तो पहली बार देखने में मुझे लगता है कि ऐसी टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 1 और है जो हमें नज़र नहीं आ रहा।
एक्चुअली ये टर्म ना होकर इट इज समथिंग 1 की पावर 5 एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, क्योंकि 1 जो है उसने लिख के नहीं दिया, तो हम बच्चे जो भी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें 1 की पावर 5 इंक्लूडेड है। तो मैंने देखा दिस वन, ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, और मुझे मालूम है कि ये टर्म तो इसमें एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि पावर्स का एडिशन जो है वो 10 के बराबर है, तो टर्म तो इसमें एग्जिस्ट करेगी। अगर इसमें टर्म एग्जिस्ट करेगी तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? कोफिशिएंट बिल्कुल आसान है, फैक्टोरियल 10 अपॉन टर्म्स जितनी बार भी आ रही है, इट इज फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, साथ में कुछ लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सारे कोफिशिएंट प्लस 1 है। एंड सिंप्लीफाई दिस, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस इन दिस एक्सपेंशन। दो ही स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाता है। कब? जब पहले देखना है कि ये टर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। 1 को बिल्कुल ध्यान से लेना है क्योंकि 1 देखने में नजर नहीं आता है, जबकि 1 एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन में, और कोफिशिएंट निकालना आसान है। इस पर एक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, जे एडवांस्ड का है हालांकि ये क्वेश्चन, और उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मल्टीनोमियल थ्योरम का। सेज फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, he is saying find coefficient of x की पावर 5 in 2 minus x plus 3x square की पावर 6। he says कि इस एक्सपेंशन में x की पावर 5 का कोफिशिएंट की मुझे जरूरत है। अगर इस एक्सपेंशन में x की पावर 5 की कोफिशिएंट की जरूरत है, मल्टीनोमियल है, दो ही तरीके पॉसिबल हैं जैसा हमने कि लास्ट पार्ट में भी किया था, या तो हम इसके फैक्टर्स कर पाए, तो इसके फैक्टर्स तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके फैक्टर तो हो नहीं पा रहे हैं। अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे तो दूसरी वैल्यू तो एक ही है कि वी गो फॉर मल्टीनोमियल थ्योरम, हम मल्टीनोमियल थ्योरम पे जाते हैं। तो फैक्टर्स हो नहीं पा रहे, मल्टीनोमियल थ्योरम की मुझे ज़रूरत है। इस एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स आती हैं, टर्म्स तो हम निकाल सकते हैं कि इसकी जितनी भी टर्म्स आती हैं, लेकिन इस एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स आती हैं मुझे एक चीज़ कन्फर्म है कि उसकी अलग अलग टर्म्स में 2 माइनस एक्स और 3x स्क्वायर, इनकी पावर्स को अगर मैं लेता हूँ तो इनकी पावर्स का एडिशन हमेशा किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा, ये मुझे कंफर्म है। तो मैंने इसकी कोई भी जनरल टर्म ले ली, इसकी किसी भी जनरल टर्म में एग्जिस्ट करता है 2, या इसको 2 इंटू 1 ले लेता हूँ, इसकी पावर a, -1 इंटू एक्स की पावर b, और 3 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर c। मैंने ये मान लिया कि इसकी कोई भी टर्म आती है उसमें इसकी पावर a एग्जिस्ट करती है, इट इज एक्चुअली 1 का कोफिशिएंट 2 हमेशा कांस्टेंट लेना चाहिए, x के साथ -1 इंटू एक्स की पावर b और 3 इंटू दिस की पावर दिस। मुझे ये पता है कि इसकी कोई भी टर्म होगी, इसमें इन तीनों की कुछ अलग अलग पावर आएंगी। अगर अलग अलग पावर आएंगी तो एक चीज़ कंफर्म है कि इनकी पावर्स का एडिशन हमेशा किसके बराबर होगा? 6 के बराबर, ये तो कंफर्म है मुझे। दूसरी वैल्यू x की पावर, अगर मैं ध्यान से देखता तो x की पावर आती है b और यहाँ से आती है 2c। x की टोटल कितनी पावर्स मिली मुझे? b प्लस 2c, और b प्लस 2c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे पास? 5 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जिस टर्म का मुझे कोफिशिएंट चाहिए। मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, क्या मैं यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकता हूँ? चेक करके देखते हैं। दो इक्वेशंस, 3 अननोन, डायरेक्टली तो हम इसकी वैल्यूज को नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। मैंने ए बी सी 3 वैल्यूज को चेक किया, हम देखते हैं हिट एंड ट्रायल से कि इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ये तो मुझे मालूम ही है कि ये जो वैल्यूज हैं ये इंटीजर्स ही होंगी, ना नेगेटिव होगी ना फ्रैक्शन में होगी। तो क्या सी की वैल्यू 0 पॉसिबल है? देख लेते हैं। अगर सी की वैल्यू 0 तो बी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, सी 0 तो ए की वैल्यू 1। एक तो कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है कि ए की वैल्यू 1 हो जाए, बी 5 हो जाए, सी 0 हो जाए, तो वैलिडिटी एग्जिस्ट करती है। हिट एंड ट्रायल देखें, इजी हमेशा तब पड़ता है जिसका कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा हो, उसकी वैल्यू को वेरी कराते हैं। क्या सी की वैल्यू 1 पॉसिबल है? अगर सी 1, बी कितना आएगा? 3 आ जाएगा, बी और सी आ गया, ए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सी की वैल्यू को 2 ले लेते हैं, बी कितना आया? 1 आया, ये 2, ये 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 के बराबर आ गई।
क्या सी की वैल्यू 3 पॉसिबल है? नहीं। अगर सी 3 हो जाएगा तो बी निगेटिव हो जाएगा। तो केवल ये और केवल ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब ए 1 होता है, बी 5 होता है, सी 0 होता है, ए 2 3 1 या ए बी सी की वैल्यू 3 1 2 एग्जिस्ट। इसके अलावा कोई भी इनके आपस में जो म्यूचुअल कॉम्बिनेशन हैं वो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट केस कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस जब ए 1 है, बी 5, सी 0, तो कोफिशिएंट आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन ए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0, लेकिन साथ में कोफिशिएंट जितनी बार भी 1 आएगा उतनी बार 2 आएगा साथ में, तो 2 की पावर 1। जितनी बार भी एक्स आएगा उतनी बार -1 भी आएगा, तो इट इज़ -1 की पावर 5 और 3 की पावर 0। इन कोफिशिएंट्स को लेना बिल्कुल ध्यान रखना है। हम डायरेक्टली इसको ले लेते हैं, ये भूल जाते हैं। कोफिशिएंट्स सबसे बड़ी दिक्कत तो इन्हीं की है, ये भूल गए तो क्वेश्चन सारा गलत। सेकंड केस, मान लो ये केस है, इट इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, साथ में जितनी बार ये 2 आए ये 2 भी आएगा, -1 की पावर 3 भी आएगा, -1 की पावर b इज 3, और c का मतलब 3 की पावर 1 भी आएगा। प्लस एक केस, जब थर्ड वाला केस ले रहे हैं, इट इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, लेकिन साथ में इनकी पावर्स कोफिशिएंट्स की पावर्स, इट इज 2 की पावर 3 -1 की पावर 1 और 3 की पावर 2, एंड सिंप्लीफाई ऑल दिस। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये टोटल कोफिशिएंट है x की पावर 5 का इन दिस एक्सपेंशन। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वाले पार्ट में भी किया था, लेकिन लास्ट पार्ट में क्या था, जब हम इसके फैक्टर्स कर पा रहे थे। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी 2 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो 2 तरीके पॉसिबल होते हैं, वेदर वी गो फॉर फैक्टराइजेशन, या तो हम फैक्टर्स के थ्रू चले जाएं, और या फिर मल्टीनोमियल थ्योरम। हमेशा इजी वही है, अगर फैक्टर्स पॉसिबल हैं तो ऑलवेज इजी, लेकिन अगर फैक्टर्स नहीं हो पा रहे, जैसे इस केस में फैक्टर्स नहीं हो पा रहे थे, तो कोफिशिएंट निकालने का मेरे पास एक ही तरीका बचता है, दैट इज फॉर मल्टीनोमियल थ्योरम। के लिए ही मुझे इसमें जाना पड़ेगा। ये तो रही बात मल्टीनोमियल थ्योरम की। इसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बाइनोमियल थ्योरम मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ी है, वो सारी की सारी किस लिए पढ़ी है, जब हमारी पावर जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है। पावर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन अगर पावर नेगेटिव हो जाए, हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, expansion for any index। any index का मतलब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में रहे तब क्या करें, क्योंकि हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े, जितने तरीके पढ़े, उन सारे तरीकों में जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। 0 तक वैलिडिटी होती है, लेकिन वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं जानी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो जाए तो सीधी सी बात, 1 प्लस एक्स की पावर n, दिस एक्सपेंशन, it is simply 1 plus nx plus n into n minus 1 by factorial 2 into x square and n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 into x cube and till so on। ये एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है जेई के लिए। 1 प्लस एक्स की पावर n निगेटिव है या फ्रैक्शन में, हालांकि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर में भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये निगेटिव या फ्रैक्शन में है तो डायरेक्टली एक्सपेंशन यही है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़, फर्स्ट टर्म मस्ट ऑलवेज बी 1। अगर पहली टर्म 1 नहीं है तो ये एक्सपेंशन वैलिड नहीं है। पहली टर्म को मुझे 1 बनाना जरूरी है। दूसरी चीज़, ये जो x है, ये जो 1 के साथ में जो भी टर्म आ रही है, दिस मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन 1। ये न्यूमेरिकली 1 से छोटी होनी चाहिए। वो इस वजह से, अगर ये न्यूमेरिकली 1 से छोटी होगी तो x की पावर्स इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी वैल्यू और छोटी होती जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू और छोटी होती जाएगी तो ये जो सीरीज है, हम मान सकते हैं कि इनफाइनाइट पे जाकर टर्म इतनी छोटी हो गई कि उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन गेट द आंसर। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, यानी कि अगर पावर पॉजिटिव, ये अगर पावर निगेटिव में या फ्रैक्शन में है
तो दो ही चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो पहली टर्म को हमेशा 1 बनाना है, तभी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। दूसरी चीज़ 1 के साथ में ये जो आता है यहाँ पे, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, जो भी टर्म आ रही है दैट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन 1, ये न्यूमेरिकली 1 से छोटी होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन, और इसमें दूसरी एक चीज ध्यान रखनी है, इफ पावर इज निगेटिव और फ्रैक्शन, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाते हैं। किस केस में? अगर ये पावर निगेटिव या फ्रैक्शन में होती है, तो तीन चीजें हैं हमारे पास, पावर निगेटिव या फ्रैक्शन, पहली टर्म को 1 बनाना है, दूसरी न्यूमेरिकली 1 से छोटी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाते हैं। इस पर छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। He says, it was an Asim JEE Mains का क्वेश्चन मैंने पिक किया है। He says, find first negative term in expansion of 1 plus x की पावर 27/5। उसने बोला है कि अगर मैं इस वाली टर्म को एक्सपेंड करता हूँ और x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, उसने मुझसे बोला x की वैल्यू पॉजिटिव है और x 1 से छोटा है। उसने मुझसे बोला कि अगर मैं इस टर्म को एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें जो पहली निगेटिव टर्म आएगी वो कौन सी होगी, विच इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म इन दिस एक्सपेंशन। मैंने देखा कि 1 प्लस एक्स की पावर n फ्रैक्शन में है, n फ्रैक्शन में है तो यही वाली थ्योरम लग पाएगी, बेसिक बाइनोमियल थ्योरम तो लगेगी नहीं। दूसरी चीज 1 है, पहली टर्म 1 ही है। दूसरी चीज जो 1 के साथ में दिया हुआ है 1 से छोटा दिया हुआ है, उसने मुझे बोला कि न्यूमेरिकली 1 से छोटा है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ये वाला वैल्यू है। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ हियर, तो पहली टर्म जो 1 मिलती है, दूसरी मिलती है 27/5 इंटू एक्स, तीसरी टर्म मुझे मिलती है 27/5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तीसरी टर्म मुझे मिलती है, नेक्स्ट टर्म मुझे मिलती है 27/5 माइनस 1, 27/5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, एंड दिस एक्सपेंशन गोज अप टू लाइक दिस। इसी टाइप से ये एक्सपेंशन आगे जा रहा है मेरे पास। अब एक बार ध्यान से देखते हैं, पहली टर्म पॉजिटिव टर्म है बिना किसी दिक्कत के, दूसरी टर्म इट इज पॉजिटिव क्योंकि एक्स तो मुझे पॉजिटिव ही दिया है, तो ये टर्म भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चेक करते हैं। 27/5 पॉजिटिव वैल्यू, 27/5 माइनस 1, अगर मैं माइनस 1 भी करता हूँ तब भी ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो थर्ड, और एक्स तो पॉजिटिव है, तो ये जो थर्ड टर्म है इट इज अगेन पॉजिटिव। इससे नेक्स्ट टर्म ये पॉजिटिव 27/5 में से 1 जाएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, 27/5 में से 2 जाएगा तो भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव है। अगर मैं इस टर्म की बात करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव है। लेकिन आगे जाते जाते एक टर्म ऐसी आएगी जब हमारे पास आएगा 27/5 माइनस 6, इससे नेक्स्ट वाले में आएगा -3, उससे नेक्स्ट वाले में आएगा -4, लेकिन एक टर्म आएगी जब ये -6 आएगा। अगर ये -6 आएगा तो ध्यान से देखें तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो कंप्लीट टर्म बनेगी वो निगेटिव टर्म बन जाएगी। अगर वो निगेटिव टर्म बन जाएगी तो इट वुड बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म फॉर दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन की ये पहली निगेटिव टर्म आएगी। अगर इस एक्सपेंशन की ये पहली निगेटिव टर्म आएगी तो मुझे ये देखना है कि ये कौन सी टर्म है, विच टर्म इज दिस वन, ये है कौन सी टर्म एक्चुअल में। ये दो टर्म्स को अगर मैं छोड़ दूं, -1 -2 -3, तो यहाँ से लेके चलता हूँ तो ये छठी टर्म, और अगर मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ तो इट वुड बी द 8th टर्म। तो मैं ये मान सकता हूँ कि T8 वुड बी फर्स्ट निगेटिव टर्म, जो T8 होगी वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगी। फिर से देख लेते हैं, इन दो टर्म को मैंने अभी रखा,
-1 है यहाँ, -2 है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इट वुड बी 6 टर्म, ये 2 टर्म और जोड़ देते हैं तो स्टार्टिंग से इट वुड बी 8th टर्म, तो 8th टर्म इस एक्सपेंशन में इट वुड बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जेईई मेंस में, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे मैं क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ। He says find number of rational terms in एक एक्सपेंशन उसने मुझे दे दिया, इट इज √3 प्लस 5 का 8th रूट की पावर कुछ भी ले लेते हैं, समथिंग मैंने 256 ली। इसमें उसने बोला कि अगर मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें कितनी रेशनल टर्म्स आती हैं। एक्चुअली ये जो एक्सपेंशन है इट इज समथिंग लाइक दिस, 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/8 की पावर 256। तो उसने बोला कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ बाइनोमियली तो इसमें कितनी रेशनल टर्म्स आती हैं। अब मैं इसमें टोटल टर्म्स तो आते हैं 257, जो पावर उससे एक ज़्यादा टर्म आएगी। 257 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हर एक टर्म में इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं, एबीसी की अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। तो अगर इसकी पावर कुछ ऐसी आएगी जिससे ये 2 फ्रैक्शन हट जाए और इसकी पावर कुछ ऐसी आई जिससे ये 8 फ्रैक्शन हट जाएगा, तो वो टर्म जो बनेगी वो रेशनल टर्म बन जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस कहीं ऐसा आ गया कि इसकी पावर 3 आई, तब तो इसका फ्रैक्शन नहीं हटेगा ना पावर का। अगर पावर का फ्रैक्शन नहीं हटेगा तो टर्म जो होगी वो रेशनल नहीं बनेगी, इरेशनल बनेगी। हमें ऐसी वैल्यूज चेक करनी है, ऐसी टर्म्स चेक करनी है जिसमें इन दोनों की पावर्स सॉल्व हो जाती हैं, यानी कि रेशनल बन जाती हैं, तो दैट टर्म वुड बी रेशनल टर्म। चेक करने के लिए मैंने इसमें जनरल टर्म निकाल लिया। जनरल टर्म में इट वुड बी 256c r, 3 की पावर 1/2 की पावर 256 माइनस r, साथ में 5 की पावर 1/8 की पावर r। इट इज अवर जनरल टर्म। मैंने इसकी इस एक्सपेंशन में एक जनरल टर्म ले ली। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इट इज जनरल टर्म में 3 की पावर तो आती है 256 माइनस r/2 और साथ में 5 की पावर आती है r/8, जहाँ पर r की वैल्यू जाती है 0 से लेकर 256 तक। पहली टर्म r0 मिलेगा, दूसरी टर्म r1 होगा, टिल द लास्ट टर्म r की वैल्यू 256। मुझे केवल ये चेक करना है कि r की वैल्यू जो 0 से लेकर 256 तक जा रही है, ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जहाँ पर दोनों की पावर फ्रैक्शन हट जाता है। जैसे मैं r की वैल्यू को 0 ले लूँ, 0 लेता हूँ तो ध्यान से देखो ये फ्रैक्शन भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो r की वैल्यू 0 वैलिड है। क्या r की वैल्यू 1 वैलिड है? ना तो ये फ्रैक्शन हटा ना ये हटा। 2 ये तो हट गया फ्रैक्शन पर, ये नहीं हटा, ये 1/4 बचा। 3 दोनों ही नहीं हटे, तो नेक्स्ट जो r की वैल्यू मिलेगी वो 8 मिलेगी। 8 पर ये भी फ्रैक्शन हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो जो टर्म ऑब्टेन होगी दैट वुड बी रेशनल टर्म। इसके बाद 16 टिल अगर हम देखते हैं तो इट वुड बी 256। तो अगर r की ये वाली वैल्यूज होती हैं तो मेरे पास दोनों ही फ्रैक्शंस हट जाते हैं, तो जो टोटल टर्म बनती है वो एक रेशनल टर्म बन जाती है। कितनी वैल्यूज आएंगी, कितनी वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो इट वुड बी टोटल टर्म्स जो आएंगी वो इस सीरीज में कितनी वैल्यूज हैं, 33 टर्म्स है, 32 और एक ये 0। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो इस एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स तो 257 है, जिसमें से 33 रेशनल टर्म्स हैं। और अगर वो कभी इरेशनल टर्म्स की बात करता है, इसमें इरेशनल टर्म्स कितनी आती हैं, तो इसमें इरेशनल टर्म्स आती हैं 257 माइनस 33। तो हमने पहले तो रेशनल टर्म्स को काउंट कर लिया, r की ऐसी वैल्यूज देख ली जिससे दोनों ही फ्रैक्शंस हट जाती हैं, और उसके बाद टोटल टर्म्स में से अगर मैं ये रेशनल टर्म्स हटा देता हूँ तो वी कैन गेट इरेशनल टर्म्स। तो ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी बाइनोमियल में इतने करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बाइनोमियल में थोड़ी सी और चीज़ें हम पढ़ते हैं।